जागरण द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित श्री शंकर जी गुप्ता जी सांसद, श्री राजेंद्र कुमार गौर जी माननीय विधायक, प्रतापगढ़ जिले के समस्त अधिकारीगण, हरिप्रताप जी माननीय अध्यक्ष नगर पालिका, महाप्रबंधक श्रीमती चतुर्वेदी जी, प्रभारी संपादक प्रयागराज श्री राजेश पांडे जी, आज यहाँ सम्मानित हो रहे विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट जन, अन्य सभी गणमान्य जन, मीडिया के मेरे साथियों और छायाग्राहकों, आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह सुखद है कि दैनिक जागरण ने प्रयागराज में प्रतापगढ़ जनपद के उन लोगों को सम्मानित करने की यह पहल की है जिन्होंने अपने सामर्थ्य, योग्यता और प्रतिभा के बल पर समाज में उत्कृष्टता का अनुभव उदाहरण प्रस्तुत किया। मेरे पास जयपुर सम्माननीय मधुबन दैनिक जागरण के गेट में निमंत्रण लेकर और उन्होंने कहा प्रतापगढ़ में हमें इस प्रकार का एक्सीलेंस कार्यक्रम रखना चाहते हैं। प्रारंभ में मुझे लगा कि प्रतापगढ़ ही क्यों, लखनऊ रखना चाहिए, प्रयागराज रखना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम प्रतापगढ़ में रखना चाहते और उसमें आपको बुलाना चाहते। मैंने कहा था ठीक है, मैं विचार करके बताऊंगा, लेकिन दैनिक जागरण से प्रारंभ से ही मेरा बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा। इसके मालिक स्वर्गीय श्रीमान नरेंद्र जी थे, और राज्यसभा के सांसद भी थे, हम साथ में भी सांसद रहे और उनका मेरे पर बड़ा स्नेह था। जब भी आवश्यकता पड़ती थी मैं स्वयं दैनिक जागरण में और क्या क्या होना चाहिए ये मैं उनको करता भी था और आपको जानकर प्रसन्नता भी उसके अनुसार प्रयास करते थे। समाचार पत्र में जैसा सुझाव दिया गया है उसको कार्य में परिणत करना चाहिए। उनसे पारिवारिक संबंध, बाद में मनमोहन जी भी राज्यसभा के सांसद, उनसे भी मेरा बड़ा घनिष्ठ संबंध। तो दैनिक जागरण जो समाचार पत्र ही नहीं, एक तरह से मैं कह रहा हूं कि जागरण का पत्र है। लोगों के अंदर विशिष्ट प्रकार की प्रेरणा का जागरण करना ये दैनिक जागरण का महत्व कर्तव्य है और उसके अनुसार दैनिक जागरण ने लगातार काम किया और उसके किस प्रकार की सुझाव की आवश्यकता पड़ती थी हम लोग देते थे और बड़ी सहजता के साथ और तो स्वीकार कर दैनिक जागरण में जुड़ने का प्रयास भी करते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम के बारे में जो निमंत्रित किया गया तो इन सारी चीजों पर विचार करने के पश्चात मुझे लगा कि इसको अस्वीकार करना ठीक नहीं। ऐसे मैंने स्वीकार किया, आपके बीच में मैं आया। मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूं जो अपने विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किए, जिनको आज यहाँ अभी पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। ऐसे सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ और शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि भविष्य में भी अपने कार्य में विशिष्टता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। मैं शिक्षा, समाज सेवा, स्वास्थ्य, अध्यात्म, किसान और गरीबों को समृद्धशाली करने में योगदान करने वाले विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े आप सभी को बधाई
बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने क्षेत्र में विशेषकर जब दूसरों के लिए भी समाज में प्रेरणा स्रोत बनने का कार्य किया है। मैं उत्तर प्रदेश का ही जन्मा हूँ, यही मेरी मातृभूमि, यही मेरी कर्मभूमि। उत्तर प्रदेश से ही मेरा सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ हुआ, राजनीतिक जीवन का भी प्रारंभ हुआ, लेकिन राजनीतिक जीवन सैद्धांतिक दृष्टि से हमारा प्रारंभ हुआ। राजनीतिक जीवन राजनीति में किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के दृष्टि से हमारा प्रारंभ नहीं हुआ। सैद्धांतिक दृष्टि से राजनीति में चरित्र, स्वच्छता, नैतिक मूल्यों की मर्यादा का पालन और जन कल्याण की दृष्टि से, जन सेवा की दृष्टि से लगातार लगे रहने की प्रक्रिया ये सुचारू रूप से चालू रहे, चलती रहे, यही सोचकर मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया। और मुझे इस बात का संतोष है कि राजनीतिक क्षेत्र में आने के पश्चात जो भी जिम्मेदारी उन सारी चीजों के लिए दी गई, उस जिम्मेदारी का प्रामाणिकता ईमानदारी के साथ मैंने निर्वहन किया है, आगे भी करता रहूंगा। पहले तो संगठन का काम करता था, बाद में मुझे विधानमंडल में भेजा गया, मंत्री पद भी स्वीकार किया गया, फिर संसद में भेजा गया। संसदीय क्षेत्र की दृष्टि से भी अच्छी जानकारी करने का अवसर प्राप्त हुआ और संसद में जाने के पश्चात केंद्र में मंत्री बनने का भी अवसर मिला। ये सारी चीजें जन कल्याण की दृष्टि से की गई, लेकिन बाद में ठीक इसके अलग दूसरे प्रकार की जिम्मेदारी, जिसको कहा जा सकता है कि शुद्ध रूप से संवैधानिक जिम्मेदारी थी। अवश्य संवैधानिक जिम्मेदारी अर्थात राज्यपाल बनाकर मुझे पहले हिमाचल भेजा गया, बाद में राजस्थान भेजा गया। जब बाकी के कार्यों से एकदम भिन्न कार्य, ये राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है। किसी पार्टी, राजनीति इससे कुछ लेना देना नहीं। हम किसी दल के सदस्य नहीं, किसी संगठन के सदस्य नहीं। जो भी संगठन था, जो भी दल था, सबसे त्यागपत्र देकर शुद्ध संवैधानिक पद का सदुपयोग करते हुए मैं राज्यपाल के रूप में काम कर रहा हूं। और काम करते समय इस बात का सतत ध्यान होता है कि किसी भी प्रकार का संवैधानिक अवमूल्यन न होने पाए और किसी प्रकार का लोगों को अवमूल्यन करने न देना हो पाए, इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना है। कार्यपालिका भी सही तरीके से चले, शासन ठीक से चले, संविधान के लाइन के विपरीत तो कार्य न कर सके, इसका भी मैंने कार्य करने का प्रयास किया है। स्वयं भी संवैधानिक पद के मर्यादा के विपरीत कार्य न हो सके, व्यवहार न हो सके, इसके बारे में सहज सतत मुझे संज्ञान होता है और उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। इसलिए जो भी चीज दी गई, मैंने अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए, सैद्धांतिक पक्ष को ऊपर रखते हुए उसका पालन करने का प्रयास किया। जो भी संविधान का प्रियम्बल है, उद्देश्य जिसको मैंने आपसे जुड़वाया, उस उद्देश्य को अपने जीवन में आत्मसात कर हम आगे बढ़ सके और लोगों से उसको करवा सके, ये हमेशा करने का प्रयास किया है। आज हमें आपके प्रभुत्व मंच पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ और आज अपने सैकड़ों संस्करणों से देश भर का सर्वाधिक प्रसारित बढ़ा जाने वाला अखबार बन गया है। मैं समझता हूं कि इस अखबार द्वारा प्रदान की जाने वाली समाचारों की विश्वसनीयता और जनविश्वास है, जिससे यह जन जन में
लोकप्रिय हुआ है। मैं इसलिए इसके संस्थापक संपादक पूर्णचंद्र गुप्त जी की स्मृति को नमन करते हुए आप सभी को उसके द्वारा लगाए इस पौधे के वटवृक्ष में रूप में विकसित होने की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह प्रतापगढ़ में यह जो आयोजन हो रहा है वह भी मेरे लिए अत्यंत सुखद है। प्रतापगढ़ से मेरा भावनात्मक संबंध रहा है। यह मेरे पुराने लोग अच्छी तरह जानते हैं। संगत जी तो बहुत बाद में आए, बाकी लोग अच्छी तरह से जानते कि मेरा प्रतापगढ़ से कैसा भावनात्मक संबंध। मैं प्रतापगढ़ में बहुत प्रतापगढ़ के गली गली सभा की महाराज तो बड़ा बदल गया। प्रतापगढ़ के तहसीलों में गांवों में जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और प्रतापगढ़ के लोगों का जितना मुझे स्नेह प्राप्त हुआ है, जितनी आत्मीयता प्राप्त हुई उसको मैं कभी विस्मरण नहीं कर सकता। और आप लोगों के आत्मीयता और स्नेह के शक्ति के जोर से ही मैं लगातार आगे काम करने का प्रयास कर रहा हूं। एक अपनापन सदा ही यहां से महसूस हो पा रहा है। यहाँ के लोगों ने अपार प्यार मुझे दिया है। मैं एक दूसरे से पवित्र धरती को का अपने आप को ऋणी मानता हूं और इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। तीसरा के निकट पतित पावनी गंगा नदी के किनारे बसा है यह प्रतापगढ़। अपने गौरवमय अतीत से ही यह समृद्ध नहीं है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी हम सबके लिए नमन करने वाली कथा है। यही मेरा की पौराणिक नदी सही के तट से होकर प्रभु श्री राम वनगमन के समय अयोध्या से दक्षिण की ओर गए। जब मैं मंत्री था पर्यटक था उस समय राम वनगमन मार्ग देख रहे राम वनगमन मार्ग में ढूंढा था, खोजा था कहां से राम गए तो प्रतापगढ़ भी उसमें था। और यही से भगवान राम वनगमन किए हैं, दक्षिण की तरफ गए हैं। भगवान श्री राम के चरणों से यहाँ की नदियों के तट पवित्र हुए। भगवान श्री राम की वनवास यात्रा में उत्तराखंड की जिन 5 प्रमुख नदियों का जिक्र रामचरितमानस में है उनमें से प्रतापगढ़ की सही नदी भी है। यही सही नदी के किनारे देवा देवी का पावन मंदिर है। कभी हरप्रसाद बच्चन की जन्मस्थली है तो राजनीतिक दृष्टि से भी इस देश को नेतृत्व प्रदान करने वाले जन नेता थे। भगवान शिव की भी पावन धरा है। यही भगवान शिव को समर्पित प्राचीनतम बेलखरनाथ मंदिर भी है। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर जब समुदाय इस मेले में उमड़ पड़ता है। विश्व का इकलौता किसान देवता मंदिर भी यही प्रतापगढ़ जिले में। इसे एक धर्म या संप्रदाय का नहीं बल्कि किसान देवता के नाम से ये जन जन का आराध्य स्थल है। धरती धन उगाने वाले किसानों को समर्पित या देश भर का इकलौता मंदिर नहीं बल्कि तीर्थ है। प्रतापगढ़ से कितनी कितनी स्मृतियां जुड़ी हुई है याद करूंगा तो न जाने कितना वक्त ऐसे ही बीत जाए। यहाँ जब आयोजन के लिए आमंत्रित किया गया तो लगा अपने भाव से जुड़े स्थान और 3 दिनों से फिर से मुलाकात भी हो जाए। यह सुखद है कि इस स्थान से आपके एक समाचार पत्र ने उत्कृष्टता के आलोक में सम्मान की यह पहल की है। मैं मानता हूं कि दैनिक जागरण समाचार पत्र नहीं जन जागरण का आंदोलन है। ऐसा आंदोलन जिसने संविधान से जुड़ी हमारे संस्कृति को पोषित नहीं किया बल्कि आमजन को सूचना और विचार से संपन्न कर देश के जागरूक नागरिक के रूप में तैयार करने का भी महत्व कार्य किया है।
यह बहुत महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, उसे वक्त झांसी की अध्यात्म भूमि से पूर्णचंद्र गुप्त जी ने राष्ट्रीयता बोध और भारतीय चेतना को मजबूती देने के लिए आपके समाचार जागरण का शुभारंभ किया। झांसी से राष्ट्रीय पत्रकारिता की शुरुआत के बाद से निरंतर सफलता प्राप्त कर रहा है। प्रेम के साथ इसका ई संस्करण जागरण का काम भी नई पीढ़ी में बहुत लोकप्रिय हो रहा है। मैं मानता हूं कि कोई समाचार पर युवी सतर्क के लिए तकनीक के परिवर्तन को आत्मसात करते हुए और आम जन की नब्ज को समझते हुए जिस प्रकाशन के अपने आदर्श स्थापित करता है, तभी उसकी विशिष्ट पहचान बनती है। जागरण की सफलता इसी आलोक में देखा और समझा जाना चाहिए। लोकतंत्र के जो 3 प्रमुख स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बाद चौथा स्तंभ पत्रकारिता को ही माना गया है। पत्रकारिता व्यवसाय नहीं, लोकोपयोगी सेवा करनी। मैं मानता हूं कि जिस तरह से दूसरों के हितों के लिए, उनकी जागरूकता के लिए और उनकी जागरूकता और उनको सूचना और ज्ञान संपन्न करने के लिए कार्य किया जाता है, वह अपने आप में ही लोक आदर्श से जुड़ा कर्म होता है। इसलिए पत्रकारिता में सच्चाई और तथ्य को आरोपित करने की छूट मिली हुई है। ये छूट का मूलाधार है स्वस्थ मूल्यों का जीवन। जब ये कहा जाता है कि मीडिया लोगों को सूचना संपन्न करता है, तो इसके तहत इस बात को भी देखे जाने की जरूरत है कि मीडिया में जो सूचनाएं या कहे समाचार प्रकाशित और प्रसारित किए जाते हैं, वह तथ्यपरक हो और इस तरह से प्रस्तुत किए जाए कि उनको लेकर किसी तरह का कोई भ्रम या उत्तेजना का ऐसा वातावरण नहीं बने जिससे कहीं उन्माद फैलने की स्थिति का निर्माण हो। यह समय कई राज्यों में चुनाव का है, इसलिए मेरी पत्रकारिता से जुड़े मीडिया के साथियों से विशेष सावधानी रखकर समाचार प्रकाशित प्रसारित करने का भी आग्रह है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सोच समझकर मतदान किया जाए, अच्छे प्रत्याशी का चयन किया जाए। पत्रकारिता की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया को चाहिए तो तटस्थ होकर खबरों का प्रकाशन प्रसारण करे, अधिकारिक मतदान के लिए लोगों को जागरूक करे और संवैधानिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, लोकमान्य तिलक, शिव प्रकाश गुप्त, महात्मा गांधी की दैनिक जागरण के संस्थापक पूर्णचंद्र गुप्त आज के पत्रकारिता कर्म पर जाए तो जाएंगे तो यह भी पता चलेगा पत्रकारिता के भारतीय मूल आदर्श जीवन से जुड़े ऐसे रहेंगे जिनसे व्यक्ति वैचारिक रूप में संपन्न होने के साथ ही अच्छा सोचने और अच्छा करने के लिए प्रेरित होता रहता है। लोकतंत्र की हमारी शक्ति विविधता और बहुलता में निहित है। कितने प्रकार के विचारों को निरपेक्ष भाव से समाज में जगह मिलेगी और समाज में उतनी स्वतंत्रता और सामाजिक समृद्धता की गुंजाइश पड़ेगी। पत्रकारिता का मूल ध्येय यह भी है कि इसमें जन सरकारों की सदा प्रधानता हो। जो भाषा मीडिया में प्रयुक्त होती है वही बाद में लोग अपनाते हैं, इसलिए भाषा की शुद्धता उसे बरतने का दौर भी बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य की इस बात का है, आज हम देखते हैं कई स्थानों भाषा का इस प्रकार का प्रयोग होता है, अगर उसको विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें जो अर्थक होता है, चिंतित हुआ हो जाता और उसके कारण लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो और भ्रम के कारण कई बार तो आपस की झगड़े भी होता है। इसलिए पत्रकारिता
का चयन और शब्दों का अर्थ समझते हुए उसका उपयोग आवश्यक है। अगर इस प्रकार का अभ्यास किया गया तो पत्रकारिता का सकारात्मक स्वरूप लोगों के सामने बढ़ता गया है और सकारात्मक स्वरूप लोगों के अंदर रचनात्मक प्रवृत्ति का निर्माण होगा और रचनात्मक प्रवृत्ति समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में उपयोगी होगी, सक्षम होगी। इसलिए पत्रकारिता और पत्रकारिता इन बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए और उसके अनुरूप ही समाचार देना चाहिए। मैं मानता हूं कि मीडिया लोकतंत्र का सबसे बड़ा संदेश बाहर होता है। मीडिया को चाहिए तो समाज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रखे, बल्कि उसे वक्त जरूरत प्रदर्शित भी करे। सही और गलत में क्या भेद है, इसके लिए लोगों को सजग करने का कार्य भी मीडिया का है। इसी संदर्भ में मीडिया को आज महत्व भूमिका निभाने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट कांग्रेस के उद्घाटन के अवसर पर एक बार कहा था कि समाचार, मनोरंजन और प्रचार माध्यमों के अन्य कार्यक्रम बाजार में मिलने वाली अन्य वस्तुओं जैसे नहीं, केवल अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से अपनाए गए सनसनी फैलाने के तथा दूसरी तरह के हरकतें पत्रकारिता की मूल भावना के विरुद्ध। पत्रकारों द्वारा अपनाए गए आत्मनियमन, आत्मनिरीक्षण और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं अपना संशोधन करने जैसी बातें प्रचार साधनों की साख बढ़ाई है या साख मूल्यवान नहीं है। पत्रकारों को इस बात का विशेष रूप है। स्वयं आत्मनियमन आवश्यक है। अगर उस आत्मनियमन के आधार पर पत्रकार आगे बढ़ेंगे तो उनकी साख समाज के अंदर बढ़ेगी। उनके प्रति विश्वसनीयता का स्वाभाविक रूप से संचार और इस स्वाभाविकता को आम जनता अनुभव कर सके, ऐसी स्थिति का निर्माण पत्रकारों द्वारा। वाजपेयी जी इस बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए जिससे संवैधानिक मूल्यों के प्रति लोगों में विश्वास जागृत हो, ऐसी और जिससे लोकतंत्र मजबूत हो और जिससे स्व आचार संहिता की सीख दूसरों को मिले। यह सुखद है कि दैनिक जागरण ने प्रतापगढ़ में उत्कृष्टता सम्मान की पहल की है। इस समारोह को मैं इसलिए विशिष्ट मानता हूँ कि इसमें दैनिक जागरण समाचार पत्र अपने सामाजिक दायित्वों को सर्वोपरि रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत अधिक कार्य किया है, विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त की है अथवा विशेष करने की कुछ किया है, उसे उत्कृष्टता के का सम्मान देने की पहल की है। मैं व्यक्तिगत उन सभी को एक बार फिर बधाई देता हूँ जिन्हें आज एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। इस अवसर पर आप सभी से यह अपेक्षा भी करता हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य में भी आप ऐसे ही उत्कृष्ट कार्य करते हुए दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। मुझे इस अवसर पर आप सबसे साझा करते हुए यह भी अत्यंत सुखद लग रहा है कि राजस्थान में राज्यपाल के पद पर रहते हुए मैंने संविधान संस्कृति के आदर्शों के प्रसार के अपने संकल्प को सिद्ध किया है। राजस्थान का राजभवन देश का पहला ऐसा राजभवन है जहां पर संविधान उद्यान का निर्माण किया गया। देश में कहीं भी संविधान उद्यान हमने किया। जब से संविधान समाप्त हुई, जब से कल्चरल असेंबली बनी, कल्चरल असेंबली में कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं, कितनी कमेटी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कर रहा, विभिन्न देशों में जाकर उन देशों के संविधान का अध्ययन करना, अपने देश में वैदिक और पौराणिक काल के कानून व्यवस्था को अच्छी तरह से समझते हुए उसको देखना और साथ ही साथ समय समय पर देश का ऐतिहासिक स्वरूप रहा है, उसमें चाहे मुगल काल रहा होगा, चाहे कोई भी काल रहा होगा, ब्रिटिश काल रहा होगा, उस काल में भी कानूनी व्यवस्था प्रकार की थी। इन सारी चीजों का व्यवस्थित अध्ययन करके
ऐसा संविधान बना कि सारा संविधान का मूल संविधान हमारा तो पहला कवर पेज है, उस पर ही भगवान शंकर नटराज डबल बजाते, अब कमल का फूल है। और जो भी भारत बने, भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक के रूप में डॉक्टर नंदलाल बोस जो शांति निकेतन के व्यक्तित्व थे, उन्होंने चित्रकारी की है। जिधर फंडामेंटल राइट्स का है, फंडामेंटल राइट्स के पहले शुरुआत होने के पहले भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का अयोध्या को मंदिर, इसका तात्पर्य भगवान राम जब तक विशिष्ट थे, अपने कार्यों करते थे, वही अधिकार बन जाता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहना। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल है, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पहले वो बकायदे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते। ये उसमें महात्मा बुद्ध भी है, महावीर स्वामी भी है, गुरुकुल भी है, चाणक्य भी है, अकबर भी है, टीपू सुल्तान भी है, गुरु गोविंद सिंह भी है, गुरु नानक देव भी है, छत्रपति महाराज है, सबका चित्र, अंतरिक्ष भी है, समुद्र भी है, पृथ्वी की वनस्पतियां भी है, एक एक भाग में पहले सारा। अगर उस रूप में देखें, ये संविधान हमारा एक ग्रंथ है, संविधान भारत का सांस्कृतिक ग्रंथ है, लिखित ग्रंथ, दुनिया में सबसे बड़ा हमारा भारत का लिखित संविधान है। और इसलिए इस संविधान को उस दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है। संविधान पाठ का भी स्तंभ बनाया जाए। आप आए तो देखें, यहाँ पर प्रसन्न संविधान समितियां बनने, संविधान का मसौदा तैयार करने, उसे राज्यपाल राजेंद्र प्रसाद को सौंपने, डॉक्टर अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका। आज के साथ ही संविधान की मूल प्रति पर उकेरे गए सुप्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस और उनके साथी कलाकारों द्वारा भारतीय संस्कृति के उकेरे गए चित्रों के आलोक में हमने संविधान को साक्षात प्रदर्शित करने का कार्य राजस्थान के राजभवन संविधान की आनंद किया है। मैं मानता हूं संविधान देश को शासित करने से जुड़ा ग्रंथ बनने में भारतीय संस्कृति से जुड़ा जो दर्शन है, हमारी जो उदात्त जीवन परंपरा है, उसका संवाहक विश्व भर के लोकतंत्रों की एक से सबसे व्याख्या है। संविधान ज्ञान के जरिए इस व्याख्या को पढ़ाई में साकार देखा जा सकता है। इसी तरह राजस्थान विधानसभा में अभी जो मैंने आप लोगों को उद्देश्य का पढ़ा और आपसे जोड़ पाया, मोड़ तक पढ़ा, राज्यपाल बजट सत्र के अंदर अपना अभिभाषण विधानसभा में करता है। तो मैंने शुरुआत की राजस्थान की विधानसभा अपना भाषण पढ़ने के पहले मैंने जैसे आप लोगों से संविधान के उद्देश्य का दोहराई है, मैंने वहां के विधायकों से भी दोहराया। मूल कथा भी वहां पर कृष्णा है, लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया और केवल हमने राजस्थान में शुरुआत की और देश के किसी भी प्रदेश में यह नहीं। अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में संविधान के उद्देश्य का और कर्तव्यों के वाचन के जरिए संविधान जागरूकता के साथ ही विश्वविद्यालयों में भी हमने संविधान पालन करवाने की ऐतिहासिक पहल की। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय जो राज्य में पोषित हैं, उसे संविधान स्तंभ हमने बनवाया ताकि वहां के विद्यार्थी देख सके कि हमारा संविधान कैसा है। जिस संविधान का आधार पर देश का इतना बड़ा लोकतांत्रिक स्वरूप निर्भर है, इसी संविधान के द्वारा इतना बड़ा लोकतांत्रिक चल रहा है। वो संविधान क्या है, उसका प्रियंतर क्या है, ये सारी चीजें विद्यार्थी जान सके, इसलिए करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ इस संविधान की संस्कृति का अध्ययन स्तर पर प्रसार का जो संकल्प मैंने लिया था, उसकी सिद्धि भी मुझे इसका संतोष है। जो संकल्प लिया उसे राजपाल पर रखे इस तरह से पूरा कर सका।
दैनिक जागरण आमजन के सुख को सूचना संपन्न करने के साथ विचार संपन्न करने के जन आंदोलन से जुड़ा है। इसलिए मेरी इस पत्र से भी अपेक्षा है इस संविधान की हमारी संस्कृति के आलोक आप भी अपने स्तर पर नई पीढ़ी को शिक्षित करने के मेरे संकल्प को आगे बढ़ाएं। मुझे विश्वास है इस दिशा में आपके स्तर पर कोई विनोद हो। मुझे आपने आमंत्रित किया, मुझे आमंत्रित किया, यहाँ आने का मुझे अवसर मिला और यहाँ आकर मुझे मेरे विचार को व्यक्त करने का अवसर आपने प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने अपने ढंग से शांतिपूर्वक मेरी बातों को सुना। हमने संविधान को उद्देश्य और मुख्य के बारे में सुना, उसको भी खड़े हो गए आपने घुराया और उसको जब सुना, मेरे विचार को भी आपने सुना। इसलिए आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात में विचार करता हूँ और